हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष आबिद और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम आपको कम से कम 26 लेक्चर के आसपास इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड दे चुके हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो सीक्वेंशियल लेक्चर लगे हुए हैं और डिटेल्स नोट्स है ये, है ना, एम लक्ष्मीकांत सर का जो बुक है और एनसीईआरटी बेस्ड ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने जो उसमें से जो क्रीम है मैंने वो इसमें डाला है, जिससे कि जो पीवाईक्यू का अध्ययन करने के बाद जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं उसका अध्ययन करने के बाद जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं और कौन सा डेटा कौन सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें सब डाल दिया है। और अनुच्छेद जितने भी आर्टिकल है वो सब इसमें सम्मिलित हैं। भाग 10 आप देखेंगे आज अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है, अनुच्छेद 244 या 244 सब क्लॉज 1। तो इसमें देखेंगे संविधान 2 अनुसूचियां हैं संविधान में, 5वीं और 6वीं। जनजातीय बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। 22वां संविधान संशोधन 1969 में अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 बोलें या का बोलें उसको जोड़ा गया। इसमें लिखा गया है 22वां संविधान संशोधन जब हुआ, संसद विधि द्वारा असम के जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। फिर उसके बाद में देन अनुच्छेद 244 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है। 5वीं अनुसूची के प्रावधान 4 राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे आपको पता होगा AMTM आपको पता होगा, इसको याद रखना शॉर्ट में, छोड़कर सभी, इस आर्टिकल में क्या लिखा हो, इन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए ये लागू होगा। 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति को शक्ति है कि आदेश ऑर्डर द्वारा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सके। इन 4 राज्यों के अलावा ये 4 राज्य शामिल नहीं होंगे। प्रशासन और नियंत्रण की जो भूमिका है 5वीं अनुसूची में ये दिया है। और उसके बाद में 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्थित है। इन 4 राज्यों की चर्चा इसमें की गई है प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 6वीं अनुसूची में। संसद को ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 5वीं और 6वीं अनुसूची और 244 आर्टिकल है, इसको अच्छे से देख लेना, आप नोट कर लेना, पेन कॉपी लेके बैठ के इसको नोट कर लो। संसद को यह शक्ति है, पावर है कि वह विधि द्वारा 5वीं अनुसूची के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन कर सके। ये संसद को ये शक्ति है, पावर है, या तो ख़त्म कर सकती है, ठीक है, या उसमें चेंज कर सकती है। देन उसके बाद में आप देखेंगे भाग 11 सीक्वेंस से सारे भाग पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी आर्टिकल हैं वो सब पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ छूटे ना। कंसेप्चुअल चीज़ें आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि ये ट्रेंड बन गया है आयोग का कि वो क्रोनोलॉजी है, स्टेटमेंट है, या फिर मैच द फॉलोइंग है। वो डीप क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बच्चे को नॉलेज है या नहीं, है ना। उसके बाद ये टॉपिक देखेंगे, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में। और एक सचिवालय सीरीज़ भी हमारी चल रही है हिंदी की, आपको पता होगा, जो समीक्षा अधिकारी के जो 6 टॉपिक हैं विलोम शब्द उसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद सब तद्भव या वाक्यांश जो भी है उसमें चलेगा, या बर्तनी शुद्धि सॉरी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से ये एक मोटिवेशन मिलेगा हमें। सुझाव भी दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम फ्री में ये निःशुल्क बिल्कुल सीरीज चल रही है हमारी, 2 वीडियो जैसे हिंदी का वो चल ही रहा है, और पॉलिटी का, जनरल स्टडीज़ का, ये पॉलिटी ये ख़त्म होने के बाद में कोई नया सीरीज, नया टॉपिक चलेगा, नया विषय चलेगा। देन उसके बाद में देखेंगे इसमें भाग 11 में 7वीं अनुसूची जो है हमारी, अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें चर्चा की गई है। 7वीं अनुसूची में आपको पता होगा केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों को कुल 4 प्रकार के बंटवारा हो सकता है, विधायी तरीके से, प्रशासनिक तरीके से, वित्तीय तरीके से, न्यायिक तरीके से। तो भारत में 3 ही शक्तियों का बंटवारा किया गया है, न्यायिक शक्ति का नहीं किया गया है। शक्तियों का बंटवारा सूची बनाकर किया गया है। सूची कौन कौन सी आप देख सकते हैं, जैसे केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। केंद्र सूची का जो चीज़ें बोली गई हैं, केंद्र सरकार इस सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, इसमें केंद्र सरकार की बात की गई है, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार। इसमें राज्य सरकार की बात की गई है राज्य सूची में।
इसमें दोनों की बात की गई है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, इस पॉइंट को विशेष याद रखेंगे। 3 प्रकार की ये सूची तो है ही, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है, अवशिष्ट सूची होती है वो किसके पास में है, उसकी पावर केंद्र के पास में है। केंद्र राज्य के बीच विधायी जो संबंध है वो देखेंगे आप, 245 से लेके 255 अनुच्छेद तक है ये। अनुच्छेद 245 का सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, देखो, संसद संपूर्ण भारत राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा, और संसद संपूर्ण भारत के लिए किसी भाग या विधि बना सकती है, ठीक है। कुल मिला के यह राज्य तक सीमित है राज्य विधानमंडल, और केंद्र संसद जो है वो पूरे भारत पर कोई भी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 246 उन सूचियों में चर्चा करता है जिन पर केंद्र या राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। 248 क्या कहता है हमारा, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र में निहित होंगी। अनुच्छेद केंद्र को करारोपण भी शक्ति देता है, ठीक है, केंद्र को करारोपण की शक्ति भी देता है। उसके बाद देखेंगे आप सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट है, कमीशन है, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए यह बनाया गया। अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया और सदस्य हैं B. शिवरमन और S.R. सेन। देखो ये स्टेटमेंट्स में पूछ लिया जाता है, जब कोई आयोग की चर्चा होगी उसमें क्या बात इन्होंने कही, इसमें क्या क्या पॉइंट डाले, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें डालने की। राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। अनुच्छेद 249 राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राज्यसभा अपने सभी सदस्य या उपस्थित सदस्य के 2/3 समर्थन से ऐसा कर सकती है। कुल मिला के यह है, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राज्यसभा अपने सभी सदस्य, जो भी सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्य के मतलब उसमें उपस्थित होने चाहिए, उसके 2/3 सदस्यों का समर्थन करने के साथ ऐसा कर सकती है। 250 में क्या कहा गया है, 250 ये बोल रहा है आर्टिकल, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अगर 250 के माध्यम से ये बोला गया है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नोट शक्ति जो पावर है ये 352 के तहत घोषित आपात में ही प्राप्त होती है। जो इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात में नहीं है, केवल 352 के तहत है। 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके माध्यम से नहीं लगता है ये। तो 252 क्या कह रहा है, राज्यों की सहमति या उनके अनुरोध पर ऐसा हो सकता है। 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए भी हो सकता है। 356 में बताया गया है कि राज्य में राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन, ठीक है, के दौरान राज्य विधानमंडल की शक्तियां कुछ समय के लिए केंद्र को मिल जाती हैं। ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही है, और ये 356 में ये वाली बात कही गई है। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं राज्य की। प्रशासनिक संबंध में अनुच्छेद 256 से 263 तक कहा गया है। प्रशासनिक संबंध में इसमें क्या कहा गया है, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ जो पावर है उनकी विधायी शक्तियों के समानांतर है, ठीक है, पैरेलल है। कहने का मतलब ये है, जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उन पर राज्य सरकारें प्रशासन चलाती हैं। समवर्ती सूची पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही प्रशासन करती हैं। जो समवर्ती सूची होती है केंद्र और राज्य दोनों का ही उसमें वो होता है, लेकिन राज्य सरकारों जो राज्य सरकार होती हैं वो ही ज़्यादा प्रशासन चलाती हैं उन पर, समवर्ती सूचियों पर। कृत्यों का आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब कार्यों का आदान प्रदान के बाद देखेंगे। अनुच्छेद 358 कार्यों का आदान प्रदान। केंद्र तथा राज्यों को शक्ति दी गई है, पावर दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर रहते हुए अपने कार्यों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं। एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सौंप सकते हैं।
वित्तीय संबंध देखेंगे अनुच्छेद 268 से 281, इसे म्युनिसिपल संबंध भी कहा जाता है, जो कॉरपोरेट होते हैं, ठीक है, उस संबंध को भी इसको बोला जाता है। राज्यों को कराधान शक्ति का नियंत्रण भी दिया गया है। राज्य क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, जो टैक्स होते हैं उन पर पावर है। अनुच्छेद 276 क्या कह रहा है, देखो सारे आर्टिकल मैंने कोशिश की है बिल्कुल एक्सप्लेन करने की, जैसे कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना फैक्चुअल रूप से ना कंसेप्चुअल रूप से। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा नियोजन पर कर लगा सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये है प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल है, ठीक है, राज्य सूची में प्रदत्त शक्तियों जो पावर होती हैं उनकी वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं तथा जो प्लानिंग पर क्या कर लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। अनुच्छेद 286 में क्या है, राज्य विधानमंडल कुछ सीमाओं के समाचार पत्रों के अलावा शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगा सकती है। 287 क्या कह रहा है हमारा अनुच्छेद आर्टिकल, राज्य विधानमंडल की बिजली की बिक्री तथा उसके उपभोग पर टैक्स लगाने का पावर के संबंध में कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं, ठीक है, आरोपित करता है, ठीक है। विधिक अनुदान क्या है, जिसको हम ग्रांट बोलते हैं, ठीक है, जो कानूनी ग्रांट है, विधिक जो नियम के तहत जो अनुदान है, ग्रांट 275 के तहत केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को दिए जाते हैं, क्या अनुदान दिया जाता है। विवेकाधीन अनुदान क्या होता है, अपने विवेक के अनुसार 282 में ये चर्चा की गई है। केंद्र एवं राज्य सरकार अपने विवेक पर देती है, जैसे आपदा के समय या योजनागत लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अनुदान देना। वित्तीय संबंधों में केंद्र की स्थिति राज्य की अपेक्षा अधिक मजबूत है। जो इसकी स्थिति है वित्तीय संबंधों में, केंद्र की स्थिति राज्य की अपेक्षा कैसी है, मजबूत है, स्ट्रांग है। वो तो है ही राज्य, क्योंकि राज्य की इतनी जो पावर है वो इतनी नहीं दी गई है जो केंद्र को दी गई है। फिर केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो आयोग हैं, समितियां हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस ही मैंने लगा रखा है और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें नोट्स में डाल दिया है। शीतलवाड़ समिति को देखेंगे। शीतलवाड़ समिति 1966 से 69 में आई, प्रशासनिक सुधार आयोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे एस शीतलवाड़। इस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की संशोधन की थी, मतलब ये वाली बात बोली थी, राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। राजमन्नार समिति 1969 में आई, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित। अन्य सुझाव लक्ष्मण स्वामी मुदलियर और पीसी चंद्रा रेड्डी इसके सदस्य थे। सुझाव देख लेते हैं इसके राजमन्नार समिति के। अवशिष्ट विषय समाप्त कर देने चाहिए हमें, ठीक है। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और नंबर 3, अखिल भारतीय सीमाओं को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिए। सरकारी आयोग ने क्या सुझाव दिए वो भी मैंने आपको बताया, राजमन्नार ने क्या दिए वो भी बताया। फिर उसके बाद में सरकारी आयोग, ठीक है, सरकारी आयोग 1983 में इसके रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, सदस्य शिवरमन और SR सेन थे। सुझाव इनको नोट कर लेना आप, ये पूछे गए हैं कई बार। देश की एकता अखंडता के लिए केंद्र सशक्त होना अनिवार्य है। देश की एकता को बिना खंड किए बिना, तो अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, इनका कहने का मतलब ये था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इन्होंने भी ये वाली बात कही कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए जिससे कि संबंध अच्छे बने और चीज़ें जैसे बैलेंस से चले, कहने का मतलब ये है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व केंद्र को राज्य से परामर्श लेना चाहिए। एम पुंची आयोग क्या कह रहा है, देखो 2007 में आया ये। अध्यक्ष थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची, ठीक है। और सदस्य थे हमारे विनोद कुमार दुग्गल और धीरेन्द्र सिंह और NR माधव मेनन, ये इनके सदस्य थे। मतलब इसमें 4 लोग शामिल थे अध्यक्ष सहित। सुझाव इन्होंने क्या दिया, राज्यपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका दलों से कोई संबंध ना हो,
ठीक है, मतलब राज्यपाल उसी व्यक्ति को बनाया जाए जिसका उस दल से कोई सरोकार ना हो, मतलब उससे कोई उसका संबंध ना हो। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने की बात की उन्होंने। राज्यपाल की जो विवेकाधीन पावर है उनको सीमित करने की बात कही। आनंदपुर साहिब 1977 में इनका भी प्रस्ताव आया। अकाली दल ने केंद्र राज्य से जुड़े संबंधों पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव की मांगों के आधार पर ही सरकारी आयोग का गठन किया गया। इन्होंने मांग की, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जब आया तो इन्होंने मांग की जो सरकारी आयोग है उसका गठन किया गया इनके। और सरकारी आयोग आपको पता है क्या है, सरकारी आयोग 1983 में आया, ठीक है। रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। इनकी जो सिफारिश थी, इनके जो सुझाव थे वो थोड़ा लीगल लगे, इसलिए इनको दोबारा से बोला गया और बोलने के साथ साथ फिर ये लागू हुआ, गठन हुआ इसका। केंद्र राज्य संबंध है, उसी शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये नोट्स बनाया है सिनॉप्सिस रूप से। ये संविधान के भाग हैं, ठीक है। देन उसके बाद में ये सीक्वेंस से मैंने सारी चीज़ें आपको लगा दी हैं शॉर्ट फॉर्म में, किस तरीके से हम पॉइंट वाइज अगर मेंस में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। जैसे उसके बाद में आप देखेंगे वित्त आयोग, भाग 12 में है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बोलते हैं जिसको। अनुच्छेद 280, ये कई बार स्टेटमेंट में भी पूछा गया है, फैक्चुअल रूप से भी पूछा गया है कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है। मिलाने के लिए दिया जाता है, जैसे 267 भी दिया जाता है, 280 भी दिया जाता है। कुछ अनुच्छेद हैं, 3-4 दे दिए जाते हैं मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनके सदस्यों का जो योग्यता है, नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट, कार्यकाल है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। सिंपल आप और भी देखेंगे, एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, 2020 से 2023 तक, ठीक है। फिर उसके बाद में अध्यक्ष NK सिंह थे। और 16वां वित्त आयोग अभी आपको 31 दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक अध्यक्ष हैं इसके अरविंद पनगड़िया। आयोग के कार्य देखेंगे आप, करों की कुल प्राप्तियों का केंद्र राज्यों के बीच वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों के हिस्से का आवंटन कितना है ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनके माध्यम से, जो करों की कुल प्राप्तियों का, ठीक है। पंचायत एवं नगर पालिका को संसाधन आपूर्ति के लिए राज्य संचित निधि से अभिवृद्धि के लिए उपाय सुझाना है। कहने का मतलब ये है, जो पंचायत है, ठीक है, पंचायत और ग्राम स्तर पर, नगर पालिका जो शहरी स्तर पर है, उनको रिसोर्स की सप्लाई कराना राज्य की संचित निधि से ये दिया जाता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। देन उसके बाद में नोट करेंगे इस पॉइंट को, केंद्र और राज्य के बीच विभाजन संबंधी प्रावधानों को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जो विभाजन होगा, सेपरेशन होगा, उस संबंध में प्रावधानों को आपातकाल के समय निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंशन कर दिया जाएगा। अब तक कुल 16 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। प्रश्न आपका कोई भी नहीं छूटेगा, आप देख लेना, PYQ लगाओगे UPSC का, UPPCS का, तो आपको प्रश्न छूटा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। और चाहे वनडे एग्जाम कोई भी दोगे, कोई भी वनडे एग्जाम, किसी में भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये नोट्स ऐसा है कि इसमें से कुछ प्रश्न हमारे छूट रहे हैं। सारे फैक्ट, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें देने का प्रयास किया है मैंने। देन उसके बाद 281 देखेंगे, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण या ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए रखवाता है। राष्ट्रपति, ठीक है, प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति रखवाता है। कहाँ पर? संसद में, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। सचिव इसके अरविंद मेहता हैं, ठीक है। और 15वें की बात की जाए, 15वां वित्त आयोग के जो सदस्य हैं इस समय, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अजय नारायण झा हैं,
एनी मैथ्यू हैं, सौम्या कांति घोष अनंतकालीन सदस्य हैं, ये मनोज पांडा हैं, ऋत्विक रंजनम पांडे सचिव हैं इसके, ठीक है, ये इसमें शामिल हैं। अब बात देखें इसकी लोकसभा आयोग की, ठीक है। लोक सेवा आयोग है जैसे जिसको हम पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, 315 में ये शामिल है। राज्य इसके अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, अन्य सदस्य भी होंगे, ठीक है। और राज्य सेवा लोक सेवा आयोग जिसको स्टेट PSC बोलते हैं, ठीक है। और स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को रॉस वॉकर के द्वारा UPSC की स्थापना की जाती है। केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है ना। और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 से 65 वर्ष होता है इसका। और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन, 1 अगस्त 2024 को अपॉइंट हुई थी ये UPSC की जो। और हटाने की प्रक्रिया संघ प्लस राज्य प्लस संयुक्त जितने भी हटाने की जो प्रक्रिया है, तीनों को राष्ट्रपति के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के जो कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसी माध्यम से इनको सदस्यों को या इनके अध्यक्ष को हटाया जाता है। ऐसे ही जब कार्यकाल की बात इसमें 6 से 65 है तो इसमें 6 से 62 है। स्टेट में अवधि 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। और उसके बाद एक महिला सदस्य अवश्य होती है इसमें। राज्यों के समूह को संयुक्त आयोग भी बोला जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल 6 से 62 वर्ष होता है इसका। और UPSC के जो कार्य हैं, प्रतियोगी परीक्षा कराना है, ठीक है। अर्हता योग्यता की बात की जाए और ट्रांसफ़र कैसे होता है वो सब इसमें शामिल है। उसके कार्य में राष्ट्रपति राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं UPSC के जो कार्य हैं ये, ठीक है। उसके बाद में निर्वाचन आयोग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। आप इसको शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलेगा हमें। और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव देते रहना। थैंक यू।